अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 1 के बाद 0 आ गया। कुछ दिन पहले 0 पहले था, कुछ अभी ऐसे लगता है अभी पहला दिन था, ऐसे ही 100 हो जाने हैं, सेंचुरी जिस दिन होनी है। आपने कहना है इतनी जल्दी का गुजर भी गया, सेशन गुजर भी गया, हमने पढ़ा भी नहीं, पर्चे सर पे आ गए। कितने दिन रह गए पर्चों में? 150 नहीं गिन के आए ना, 151 दिन रह गए। ओनली 151 डेज आर रिमेनिंग इन द पेपर्स। बच्चों पढ़ रहे हैं ना आप लोग? इंपॉर्टेंट मुश्किल साइड पे करो, होमवर्क साइड पे करो। नाउ दिस इज क्लास वर्क। कैसा रहा ये सवाल? अच्छा, मैंने आपसे कहा था ये सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके इंट्रो के नॉलेज पे मैंने तकिया करते हुए छोड़ दिया था। मतलब पढ़ा तो हुआ है ना, चेंज इन एस्टीमेट कुछ मैंने पढ़ाया, फिर सब्सिक्वेंटली अगर कोई चीज एसेट की लाइफ प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा रही है, यानी अपग्रेड टाइप कॉस्ट है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रही है, तो वो कैपिटलाइज करनी चाहिए, ये भी आपने पढ़ा हुआ था। अब ऐसा सवाल शायद आपने नहीं देखा था, अब पढ़ी हुई चीज को अप्लाई करना पड़ गया घर में। कितने बच्चों ने साथ साथ सोल्यूशन भी देखा था? अच्छे बच्चों ने साथ मेरे अल्फाज पे गौर करो, साथ सोल्यूशन देखा था। शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? साथ अच्छे बच्चे कोई नहीं है, ये गंदे बच्चे हैं। पूरा सवाल एक बार करना है, समझ आए ना आए ये ज़हन में रखा करो हर सवाल करते हुए होमवर्क का कि मैं आई के पेपर में बैठा हूं, सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि बेटा वहां पे ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी हर सवाल में। 100 सवाल करके जाओगे, 101वां पर्चे में आना है, उन 100 में से तो नहीं आना कोई। तो आपको उसकी प्रैक्टिस हर रोज करनी है। आपने अपना टेस्ट हर रोज लेना है, मैं हफ्ते में एक बार लूंगा। कोई याद आया हफ्ते में एक बार से? आपका तो टेस्ट ही नहीं लिया मैंने, जरा असर को बुलाएं। वो तो नॉर्मल, वो तो तरतीब वाला है ना, बेतरतीबा ये वीक था, इसमें जिसका दिल कर रहा है वो टेस्ट ले रहा है। जरा लास्ट टाइम वाला टेस्ट देखो, पहला टेस्ट कौन सा है जिसके अंदर एसेट अकाउंट, बेसिक अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनवाए हैं और बीच में कॉस्ट डिटरमिनेशन का भी टच है। जरा मुझे टेस्ट 1 दिखाओ जरा ला के, वही ले लेते हैं। मैंने बनाया नहीं, भूल गया मैं। अच्छा जी, तो भाई ये बात समझ आई है? भाई हफ्ते में एक टेस्ट कॉलेज में होना है, आपने अपना रोज टेस्ट लेना है। जो होमवर्क का क्वेश्चन और पास पेपर्स में हम आ गए। खैर अभी रिवीजन शुरू होगी तो छोटे छोटे सवाल करेंगे, लेकिन वो 3-4 दिन में आपको सिखा लूंगा, उसके बाद फिर पास पेपर्स हैं। पास पेपर्स में मार्क्स भी होते हैं, जो क्लास में होगा वो तो बहुत लंबा टाइम लगता है, समझा रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन जो होमवर्क में हो सवाल, उसमें आपने हमेशा 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और गलत तो सही हो, जो समझ आए एक बार कर देना है। ये करेंगे, चेक करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि सवाल समझ ना भी आ रहा हो, हिम्मत कोशिश जज्बा अगर हो तो सवाल पूरा कर दें तो पासिंग मार्क्स उसमें से आते हैं। और अगर ये यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे तो पेपर में पहली बार ये आमद नहीं होती। ओ सच्ची एक बात, ये बात कल बच्चे क्लास के बाद भी 1-2 बच्चों को लेकर आ गए, लड़कों को लेकर आ गए। ये बात समझ आई थी? भाई को बिठा लो ना यार, प्लीज यार बिठा लो भाई, सवारी बिठा लें यार, सीट खाली है, कंडक्टर में आया है तुम लोग साथ होकर बैठो। जो 5-5 बैठे हैं एक जगह खाली कर दें, उसके बाद फिर अगली स्टेज शुरू होगी। जब 6-6 हो जाएंगे तो जो 6-6 बैठे हैं वो 7-7 हो जाएं। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ था? क्या क्लियर हुआ था? मुझे भी कुछ क्लियर करें। अब पते की बात बताता चलूं, आइए 16 में भी पढ़ाता हूँ थ्योरी। असल में मैं सवाल की तरफ पहले चला गया। क्या ख्याल है, पहले थ्योरी ना पढ़ने थोड़ी सी? अच्छा चलो देखते हैं। आइए 16 के अंदर सिर्फ ये अल्फाज लिखे हुए हैं, पहले उसने लिखा हुआ ऊपर, पढ़ के आना चाहिए यार, मजा आता है ऐसे ना, थ्योरी सामने हो। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, आपको मैंने होमवर्क में दी थी। कितने अच्छे बच्चे हैं ना, जो काम कहता हूँ करके आते हैं। 10-12 दिन तक तो ये काम चलता है। ये देखें, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपका सफर, आप बेशक ना खोलें, कोई मसला नहीं, 116 के ऊपर ये था। इसमें हमने कहा था, ऊपर वाली बात मैंने अभी नहीं पढ़ाई, ऊपर वाली बात वैसे आपको पता है। रिकग्निशन का क्राइटेरिया 2 हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। फिर इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है, वो भी बता दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात है जो मैंने बताई है, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह, तरतीब में डालेंगे जो। लेकिन जब इनिशियल मेजरमेंट करनी है कॉस्ट पे, यानी एसेट अकाउंट को डेबिट करना है, तो कॉस्ट से करना है। अब कॉस्ट में क्या कुछ शामिल हो सकता है, कॉस्ट में क्या कुछ शामिल, सारी भी डालेंगे। कंडक्टर अच्छा उस्ताद तो रखा है ना, मुझे कंडक्टर रखा हुआ है सर ने जी। तो कॉस्ट जो एसेट अकाउंट में डेबिट होनी है अमाउंट, यानी कॉस्ट, उसमें क्या सिर्फ परचेज प्राइस होगी, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर सिर्फ वो डिस्कशन थी जो ज़बानी कलामी आपके साथ की थी, मैंने यहाँ से पढ़, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपीई कंप्राइजेस, मुश्तमिल है कॉस्ट में क्या कुछ हो सकता है। मैंने कहा परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन फंडेबल टैक्सेस। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट रिबेट्स हो तो माइनस करना, बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिखा था, जरा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऐसा ही है। उसके बाद उसने कहा था दूसरी चीज क्या होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब ये जो लफ्ज है ना, ये बहुत ही वसी है, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगली बात, ऑफ ब्रिंगिंग एसेट टू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट ऑफ बीइंग कैपिटल, मतलब मैनेजमेंट जहां पर उसको चाहती है, जिस शक्ल में चाहती है। यानी कि मैंने अगर मिसाल के तौर पे बुर्ज खलीफा के आखिरी फ्लोर के ऊपर दफ्तर बनाना है और सीढ़ियां भी खराब हैं, तो एसी को मुझे वहां पहुंचाने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, मेरे एसी की कॉस्ट में वो भी शामिल है। हालांकि उसी तरह का एसी जो ग्राउंड फ्लोर पे लगा के बैठा होगा, लेट्स से उसको 1 लाख का एसी मिला हो, और सकता है मुझे 50,000 किराया पड़ गया हो, तो मेरे लिए वो 1.5 लाख का एसी है, क्योंकि जहां पर मैनेजमेंट चाह रही है इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन, वहां तक पहुंचाने के लिए वो एक जरूरी खर्चा था। बात समझ आई? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब ये वसी है। अब इसके नीचे ना ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स दी है, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। क्या बोला? These directly attributable costs may include employee cost arising directly from installation or construction of asset। वो मजदूर जो मजदूरी पे लगे हुए हैं, जिन्होंने खुदाई की, जिन्होंने मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने बुनियादें डाली, जो इंजीनियर्स लगे हुए थे, जो सुपरवाइजर लगे हुए थे, जो फोरमैन जो काम कर रहे थे, डायरेक्टली इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन से आ रहे। इसी से तो मैंने आपको कहा था कि अगर मैनेजर साहब सुपरविजन करें
और उनको उनकी पर मंथ सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे दें, तो वो इसमें फॉल कर जाता है कि ये एम्प्लॉय की कॉस्ट है, एम्प्लॉयज को कॉस्ट दी है जो डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट है, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब आप वो जो कराची पोर्ट से ले रहे हो, कराची पोर्ट से लेकर आए प्लांट को, उस ट्रक वाले पैसे दिए, फिर प्लांट था, ठीक है, कोई मतलब कोई जो है वो बोरी तो थी नहीं कि आपने कंधे पे रखी और नीचे उतार, मजदूरों को बुलाया होगा, मशीनें बुलाई होंगी, तो हैंडलिंग उसको उतार कर रखना। ठीक है, बेहतरीन मेरे अजीज, ये तो चल जाएगा, ऊपर से चेंज कर लेना। अच्छा, बस ये है कि ये ठीक है, अब जो भी इसमें है वो ये देखी जाएगी, आगे पीछे होगा तो ये देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, टेस्ट है जी आपका आज अभी इसी वक्त से लेकर 5 बजे तक होगा, जब मर्जी दे लें। तो क्या हुआ, 2 टेस्ट कभी नहीं हो सकते? हम तो आई कैप के 2 बच्चे भी एक दिन में दे लिया करते थे, आप लोग क्या बात करते हैं भाई? कल फिर मैंने सीएमए का लेना, आप लोगों ने फिर कहना आज सीएमए का है? दोनों ही टेस्ट हैं, बी लॉ का भी ले लो आज, इनका भी, इसका FR 1 का भी। तो कितने मार्क्स का है भाई, कितने मार्क्स का है? देखो 15। देखिए ये तो ऑप्शनल टेस्ट है ना, ये हफ्ता टेस्ट का नहीं होता। अब दिल में आ रही थी कि आप लोगों का ये टेस्ट बगैर हफ्ता जाए अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो इसलिए 15 मिनट का, 15 नंबर का सवाल है, 20 मिनट का टेस्ट है, मतलब 15 into 1.8 करो ना, चलो 25 मिनट का टेस्ट है। बी लॉ का भी ऐसे 20-25 मिनट का होगा, चलो आधा घंटा का, ठीक है, लेकिन लगाना नहीं आधा घंटा, तो ये 20-22 मिनट में कर लेना आपने, इंशाल्लाह आप कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन मैं याद कर रहा हूँ आगे चल के तो एक सब्जेक्ट का टेस्ट भी जो है वो 1-1 घंटे का होगा, फिर बीच में असेसमेंट आएगी 1.5 घंटे का, फिर मॉक 3-3 घंटे के। ठीक है, तो आप 25 मिनट एक दिन एक टेस्ट के लिए और इतने ही टाइम दूसरे टेस्ट के लिए घबरा गए। अकाउंटिंग में आपको कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, खुशखबरी है कि आपने बस टेस्ट दे देना है। बी लॉ की रिवीजन करिएगा, आपकी तरतीब में कोई खलल नहीं, सिर्फ आधा घंटा आपके कीमती वक्त में से चाहिए। अच्छा, वापस आए, कॉस्ट में क्या होगा, ये चीजें होंगी और डायरेक्ट एटेबल कॉस्ट होगी, इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी एंड हैंडलिंग, समझ आया? डिलीवरी एंड पहुंचा और उतार के रखने के खर्चे, वो भी क्या है इसकी जाहिर है, ट्रक को लाओगे तो इंस्टॉल करोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, ठीक है, उसको असेंबल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। टेस्टिंग कॉस्ट, डिटरमाइन वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। यहां पर पहले लिखा हुआ करता था, इसमें से हम माइनस कर देंगे अगर कोई सैंपल प्रोसीड्स हैं, तो फिर सैंपल कॉस्ट भी ऐड होती थी, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड चेंज हो गया। स्टैंडर्ड ने सिर्फ यही चीज छोड़ी है कि टेस्टिंग कॉस्ट, अब टेस्ट रन की कॉस्ट तो होती है ना, बस अगर उसमें सैंपल नहीं बनाए तो ठीक है, अच्छी बात, सिर्फ टेस्ट रन भी कर सकते हैं हम, सैंपल ना बनाए। अगर सैंपल बनाएंगे तो टेस्ट रन की कॉस्ट तो ऐड होगी, सैंपल्स बनाने की कॉस्ट और उनको बेचकर आने वाले सेल प्रोसीड्स, ये यहाँ पर नहीं आनी, पीएनएल में जाएंगी। ये नया इसने डाला था, और IAS 38 में ये चेंज नहीं आया, तो FR 2 में जाके वो काम फिर भी करेंगे। ठीक है ना, चले छोड़े आगे चले, FR 2 में पहुंचे। तो प्रोफेशनल फीस सच एज आर्किटेक्ट एंड, आर्किटेक्ट होता है ना, आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर फीस, बात समझ आ रही है? आगे कहता है, फॉर एग्जांपल व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड सर्टेन कॉस्ट्स आर नेसेसरी एंड शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, दीस कॉस्ट्स इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, टाइटल ऑफ लीगल फीस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट लाइक ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग एंड सर्वे कॉस्ट, ऑल ऑफ दीस कॉस्ट मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी टू गेट द लैंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ठीक है, इसको मैंने पेंडिंग इसलिए किया है, वैसे तो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमिन्ड यूजिंग सेम प्रिंसिपल एज ऑफ एक्वायर्ड एसेट। इससे अगली बात के लिए छोड़ा था, वो कहता है अगर आपने कोई एसेट खरीदा है या कोई बनाया भी है ना, तो बनाने के भी यही असूल है। क्या असूल है? अब मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो परचेज प्राइस तो नहीं होगी, खुद बना रहा हूँ, लेकिन मटेरियल परचेज करूंगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड्स लगेंगे, उसके बाद फिर उसको अगर प्लांट खुद बना रहा हूँ तो उसको टेस्ट रन कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये सब चीजें जो है, जैसे मटेरियल लाने की डिलीवरी चार्जेस, यानी कि सारे रूल्स वही लगने हैं कि परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उनको ले लेना है, और क्या क्या नहीं आना वो आगे देख लेते हैं। ठीक है, सही है। आगे ये है असल बात जिसकी वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, और फिर सवाल नंबर 1 पे ले गया एकदम से, चौथे से पहले पे वापस चले गए। एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई आर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी। क्या मतलब? मतलब हमने एक नया दफ्तर खोल लिया ताकि हम वहां पर ये जो हम प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं इस वाली गुड्स को रखकर बेचेंगे, तो इस प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर लेना। ठीक है, या बल्कि उसको यूं भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई नई बिल्डिंग बनाई है, अब वो बन गई है, उसके बाद फिर हमने जो है वो 1-2 देखें जो है वो चावल की बनाई है, ठीक है, 2-4 गुब्बारे लगाए हैं, 2-4 शुलियां पटाखे जलाए हैं, कुछ लोग जमा किए हैं, क्या हो रहा है जी? इफ्तिताह। तो वो इफ्तिताह भी इस एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, तो ये भाई एसेट ही कॉस्ट में ऐड नहीं करना आपने। ठीक है, एसेट बन गया, रेडी टू यूज है, ये अगले खर्चे वैसे ही कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस, आपको इश्तिहार चला रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के कि हमने एक प्लांट लगाया, उससे जो है वो अब उससे जो है वो अब करेला कोला हम बनाएंगे। ठीक है, तो करेले वाला कोला नहीं था मार्केट के अंदर, अब वो बनेगा। ठीक है, तो वो मशहूरी कर रहे हैं आप, ये मशहूरी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। मिसाल के तौर पे हमने ये सोचा है कि हम जो है वो KPK में भी एक जो है वो कैंपस खोल लेते हैं क्रिसेंट का। अब उसके लिए अपने स्टाफ को पश्तो सिखानी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ KPK वाले नौजवानों को सिलेक्ट किया गया और उनको कहा गया कि आपने 1 महीने के अंदर, 1 महीने में सीख लेंगे पश्तो। KPK वाले आते थे 1 महीने में, नहीं कोई एक सीखनी है हमने, सारी नहीं सीखनी है, बन्नू वाली और है, कोहाट वाली और है, परेशान होता है बंदा। ठीक है ना, कोई एक स्टैंडर्ड रख के तो 1 महीने में सीख लेंगे, चलो 2 महीने में सीख लेंगे, 3 महीने में सीख लेंगे, मेहरबानी करो हैं। तो उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया, तो इनको हायर किया गया 2-4 नौजवानों को, और इन्होंने 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी पश्तो की। इनको उस ट्रेनिंग के लिए कॉलेज वालों ने फीस पे कर दी। अब ये क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है? ताकि हम वहां पे जाके न्यू फैसिलिटी में या न्यू क्लास ऑफ कस्टमर के साथ बिजनेस कर सकें। सेवन कहता है एसेट की कॉस्ट में इसको शामिल नहीं करना, ये तो आपकी स्टाफ ट्रेनिंग है। स्टाफ ट्रेनिंग को कभी भी आप जिसको पश्तो सिखाइए, कल को वो कह दीजिए मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अफगानिस्तान का वीजा लग गया, मैं जा रहा हूँ, मैं पश्तो सीख लिया, मैं वहां पे जाके रहूंगा। ठीक है,
सही है ना? आप एम्प्लॉय को कंट्रोल तो स्टाफ ट्रेनिंग को भी नहीं लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था कल से, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड। स्टैंडर्ड ने क्या कहा? एडमिन और जनरल ओवरहेड्स जो हैं वो एसटीडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने। अच्छा, अब IAS 38 जब आप पढ़ेंगे FY2 में जाके, उसने भी इसी तरह की सारी अंग्रेजी लिखी, सेम है ये, बिल्कुल बिल्कुल सगे भाइयों की तरह लगते हैं, जुड़वा भाइयों की तरह, थोड़े से चेंजेस के साथ, ठीक है ना? तो ये लिखने के बाद IAS 38 ने आगे एक लाइन डाल दी, लेकिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो इनको ले लेना। 38 ने डाली है ये लाइन, 16 ने ये लाइन नहीं डाली, लेकिन 16 की एक लाइन है ऊपर, सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आपने कॉस्ट का पार्ट बनाना है, ठीक है? अब इस लाइन पे आते हैं। अब वो कहता है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, जिस अरसे में 3 महीने में प्लांट की इंस्टॉलेशन चली, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब यहां पर कहने वाला ये कह सकता है कि जी महंगाई भी तो हो सकता है हो गई हो, तो भाई मैं ये कहूंगा कि महंगाई सिर्फ इस 1 महीने की थी, इसलिए कल मैंने पहले लिख दिया था, मैंने रुजू किया, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि इसके अलावा दूसरी बात राय हो ही नहीं सकती, राय दूसरी हो सकती है। कहने वाले ये कह सकते हैं कि कहां गया ये एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स का लफ्ज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ने एग्जांपल में लिख दिया है कि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो हमने नहीं लेना, ठीक है? मैं उनकी बात भी मान लेता हूं, लेकिन मेरा ज्यादा जोर किस पर है? ये लाइन, ड्यूरिंग द पीरियड इन विच प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, एडमिन ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 1 मिलियन। इस जुमले की वजह से ये क्या बन गया है? ये 1 मिलियन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बन गया, तो इसलिए मैं भी ठीक हूं। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपके लिए क्या मैंने कल गाइडेंस दी थी, जो मैं जरा रिपीट कर रहा हूं, हाँ, एक छोटा सा नोट नीचे लिख दें और उसको यूं लिख दें। मैंने ये किया तो मैं नीचे नोट लिख दूंगा कि आई हैव अज्यूम्ड एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, देयरफॉर एडेड इन कॉस्ट। और आप कहते हैं नहीं हमने इग्नोर करना है, तो नीचे लिख देंगे आई हैव अज्यूम्ड एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट, देयरफॉर इग्नोर्ड। दोनों बातें लिख दो, दोनों ही सही होंगी, ठीक है? बट मैंने इसको ऐड ही करना है, मैं तो सोल्यूशन भी बदलूंगा, तो मुझे दोनों सही हैं, लेकिन मुझे अब ज्यादा अपील कर रहा है, मैं तो सोल्यूशन बदलूंगा। ओके, गॉट इट? ठीक है, चलें वापस आए यार, किधर चले गए थे? हाँ चलो, अब ये पढ़ ही रहे थे तो इसको पूरा ना कर लें। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ए पढ़ लिया हमने, बी भी पढ़ लिया और सी भी पढ़ लिया, नहीं सी नहीं पढ़ा, तो इसको अभी रहने दो। इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, बस इतनी सी बात ज़हन में रख लो। वैसे इसके ऊपर ना 37 एक स्टैंडर्ड है FY2 में, उसमें एक इफ्रिक पढ़ते हैं हम। इफ्रिक कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, यानी स्टैंडर्ड में अगर कोई कमी हो, क्लैरिफिकेशन ना हो किसी चीज की, तो उसके लिए वो कमेटी जो है वो क्लैरिफिकेशन देती है, यानी कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताती है। तो ये जो डिसमेंटलिंग की प्रोविजन कहते हैं इसको क्रिएट करना है, इसके ऊपर पूरा इफ्रिक है FY2 में। इसके ऊपर आप सिर्फ इसको सीखने में 3-4 दिन कम से कम लगाते हैं, और फिर एप्लीकेशन तो 2-3 दिन और भी, यानी कि 6-7 दिन इस पे लगते हैं। फिलहाल आपके ज़हन में सिर्फ इतनी सी बात, इस लेवल पर रहते हुए आपके ज़हन में सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए कि अगर सवाल के अंदर वो ये लिख दे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इतनी है, डिसमेंटलिंग का मतलब क्या है? 10 साल हमने यहाँ पर प्लांट रन करना है, और 10वें साल के एंड पे हमने इसको, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि इस प्लांट को आपने डी इंस्टॉल करके इस जगह को साफ करना है, जहां से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारी जगह पे जो गंद डालेंगे, जब ऑयल निकल आए तो इस सारी साइड को सही करके जाना, ठीक है? तो अब आज ही खड़े होकर प्लांट की वजह से ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ रही है ना, तो ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहता है स्टैंडर्ड। तो अगर आपके लेवल पे सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर सवाल के अंदर आपको लफ्ज लिखा हो मिले डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो उसको उठा के एसटी कॉस्ट में ऐड कर देना। उसूली तौर पर आपके पर्चे में ये लफ्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट FY2 में, ठीक है? लेकिन आने को आ भी सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में IAS 16 तो आपके सिलेबस में है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कॉस्ट में क्या क्या होना चाहिए, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है? बाकी इसकी अंग्रेजी समझ में आए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पढ़ देता हूं, शायद आगे समझ। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, फॉर विच एन एंटिटी इनकर्स लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब ये लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन IAS 37 में आपको समझाई जाएगी, ठीक है? बस बात इतनी सी है कि आज से 10 साल बाद हम पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि इसको डी इंस्टॉल करके जाना है, जो प्लांट आज इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। हमने 10 साल बाद जो पैसे पे करने हैं ना, अंदाजा लगा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे FY2 में, वो प्रेजेंट वैल्यू एसटी कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब ये सारी कहानी आपके लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, स्कोप से बाहर है। अब आपके लिए क्या जरूरी है? सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, इन केस, अवल तो आना नहीं चाहिए, इन केस डिसमेंटलिंग कॉस्ट दे दे तो प्रेजेंट वैल्यू भी उसकी निकली हुई होगी, बस जो वैल्यू आपके सामने होगी उसको आपने कॉस्ट में ऐड कर देना। इतनी बात याद रहेगी। तो 3 चीजें हैं एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकती हैं, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। परचेज प्राइस के अंदर मैं बाकी बात बोल ही रहा, पता है ना? परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेस डिस्काउंट्स रिबेट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सारे जरूरी खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी है। और तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ना। तीसरा क्या है जी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है? तो आप इस पॉइंट सी में से सिर्फ इतनी सी बात अंडरलाइन करें, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट, क्योंकि इनमें से किसी एक लफ्ज के साथ भी वो आ सकता है, ठीक है ना? वो यूं लिख सकता है रिस्टोरेशन कॉस्ट, साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, ठीक है? रिमूवल कॉस्ट, डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसलिए मैंने पूरी लाइन, वरना सिर्फ इतना काफी था, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। तो 3 चीजें बन गई। परचेज प्राइस, चलो ये भी आगे कर देते हैं, ठीक है? आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग एसेट टू कंडीशन एंड लोकेशन इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। और तीसरा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट। ओके, गॉट इट जी? क्या रिपीट करूं इसमें? एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिक करना सीखें। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की समझ आ रही है? डिसमेंटल
मेंटल नहीं, डिसमेंटल, यानी आपने जो प्लांट आज मेंटल किया है, आज इंस्टॉल किया है, उसको डी इंस्टॉल करना पड़ेगा 10 साल बाद जाके। हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी है, आपके लाइसेंस में लिखा हुआ है जहां पे आप तेल निकालने आए हैं, ठीक है। अब हाँ, तो ये ऑयल रिफाइनरीज वगैरह लगी होती है, इसमें ये आमतौर पे मुल्कों के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है काफी ज्यादा, ठीक है। अब लिखा हुआ है आपके लाइसेंस में कि आपने 10 साल 20 साल बाद जब भी जाना है इस प्लांट को यहां से उखाड़ना है और इस साइट को बराबर करना है। अब इस पे खर्चा आएगा नहीं आएगा? ये खर्चा क्यों पड़ा आप पे? अगर आप प्लांट इंस्टॉल ना करते तो क्या फिर भी डी इंस्टॉल करना पड़ता? तो इसलिए ये भी एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है जो इंस्टॉलेशन की वजह से आप पे पड़ा। ना इंस्टॉल करते ना डी इंस्टॉल करना पड़ता, तो ये भी स्टैंडर्ड कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, प्लांट की वजह से। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? हमने नहीं वर्किंग में ले आए, लेकिन एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि इसको उतारना भी है, ठीक है ना। तो वो असल में I-37 बाहर आ जाता है ना, इसलिए कहानी से ज्यादा बहस कर नहीं सकता। I-37 में जाके आपको, और ये प्रोविजन होती है, ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के नाम से पूरा इफ्रिक है जिसको आप पढ़ेंगे, उसमें फिर कॉस्ट मॉडल पता नहीं क्या कुछ होता है, अभी तो इब्तिदाई इश्क है। तो अभी बस ये लिखा हुआ है क्योंकि स्टैंडर्ड में मैंने इसलिए इसको बता दी, इससे ज्यादा याद नहीं रखना आपने। बाकी इंशाल्लाह बहस मुबाहिजा आप FY2 में करेंगे, आपको इंशाल्लाह सारी तसल्ली हो जाएगी। फिलहाल तो आपके लिए मैंने ये एहतियातन कहा है, मेरे हिसाब से परिचय में नहीं आ सकता ये लफ्ज, लेकिन हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मैंने ये अर्ज कर दिया। अगर सवाल में कॉस्ट के अंदर लिखा हो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो चुप करके ऐड कर देना। अब इसको रटा लगा लो, ठीक है जी। एक्सक्यूज, मॉडिफिकेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में तब ऐड होगी अगर मॉडिफिकेशन उस एसेट की कुछ भी बढ़ा दे, लाइफ बढ़ा दे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कुछ अपग्रेड टाइप कुछ हो। मॉडिफिकेशन अगर अपग्रेड कर दे एसेट को तो वो कैपिटलाइज कर देना। और अगर मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत ऐसी की है कि उससे सिर्फ आपका एसेट करंट सिचुएशन पे जो चल रहा था बेहतर हो गया, तो ये मेंटेनेंस के अंदर चली जाएगी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी पढ़ाया नहीं है वैसे बेटा, बिल्कुल होती है अगर वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, अभी मैंने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपको नहीं पढ़ाया, डिस्कशन है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन सादा अल्फाज में इंट्रो लेवल की बात मैंने जबानी कलामी कर दी। मैं तो इसी तरह से इंट्रो वाली बात आपने कहता हूं ना पढ़ी हुई, लेकिन पढ़ाता जरूर हूं, अपने हिसाब से पढ़ाना है। सादा बात जो बचपन में आपको सिखाई जाती है कि अगर एसेट एक बार चल पड़ा है और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो वो खर्चे जो उसको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए मेंटेन रख रहे हैं, यानी जिस आउटपुट एफिशिएंसी के ऊपर वो चलना है उस पर सही से चलता रहे। जैसे आपके पास बाइक है, आप बाइक को हर महीने लेकर जाते हैं वर्कशॉप पे, ठीक है, यार 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी जाते हैं, क्यों जाते हैं जी? ऑयल चेंज करा लें, ट्यूनिंग करा लें। अब क्या ऑयल चेंज और ट्यूनिंग से 1 to 5 बन जाते हैं? नहीं, ये खर्चा सब्सिक्वेंटली हो रहा है ना, तो इसकी जो है इसको मेंटेन रखने के लिए हो रहा है, तो ये एक्सपेंस करते हैं। लेकिन अगर आप गए बाइक को लेकर और आपने उसके अंदर 1 to 5 का इंजन रखवा लिया, अब चाहे पीछे आप रिक्शा भी लगा लें, अपग्रेड हो गया ना। पहले आप 2 दोस्त आते थे, अब आप 6 दोस्त आ जाते हैं उसी के ऊपर। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपग्रेड हो जाए तो फिर एसिडी कॉस्ट में ऐड करना होता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट। जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लें। ये इनिशियल मेजरमेंट की बात हो रही है कि इनिशियल पहले दिन जब एसिड ने आना है तो उसको किस पर रिकॉर्ड करना है, बाकी सब इंशाल्लाह आपको पढ़ा जाएगा। फिलहाल ऐसे पढ़ लो, जो सामने वो तो पढ़ लें जी, सही है। इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी? कॉस्ट पे। बोलो फुट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट पे। और कॉस्ट में क्या हो सकता है, यानी जो आपने एसिड डेबिट करना है ना, तो किससे करना है? कैश से नहीं करना, वो तो बचपन था, गुजर गया, 55 है। कॉस्ट से करना। और कॉस्ट में ये सब चीजें होंगी और कुछ नहीं होंगी। अब सवाल में वो 10 चीजें दे दे, उसमें से मतलब की चीज निकालना और दूसरी इग्नोर करना, ये काम। कॉस्ट निकाल के एसिड डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट्स क्रेडिट कर देने हैं। तो वो एसिड डेबिट किससे होना है, अभी मेरी बहस सिर्फ इस पे हो रही है। बाकी सब्सिक्वेंट ईयर एंड के ऊपर इंशाल्लाह मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपको सिखानी है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी तो उसमें कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल है। फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अभी आपको सिखाना है कि जब एसिड चल पड़ा डेबिट होने के बाद में खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी बातें मेरे एंड पे उधार हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला है तो बताएं स्टूडेंट। बेटा ये भी सब्सिक्वेंट हो जाएगा ना, अभी डिस्कस करना है ना, अभी तो इनिशियल मेजरमेंट हो रही है, आज इंस्टॉल कर रहे हैं, इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, बेटा मेरी यार सुने, मैंने ना सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पढ़ाना है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर 3 चीजें आप ध्यान से सुन लें। पहली चीज है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस जो चल रही है, एक्सपेंस आउट होती है। दूसरी चीज उसके अंदर आपने कोई अपग्रेड की है, कोई रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, आप उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज है मेजर ओवरऑलिंग, ठीक है। ये 3 चीजें सब्सिक्वेंट के अंदर हैं। आपका इसमें सेकंड वाला पॉइंट है मेजर पार्ट अगर हम रिप्लेस करते हैं तो करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कब कहा नहीं करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है? कॉस्ट पे। इससे आगे मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखें ये हमने तकरीबन 22 दिन में स्टैंडर्ड पूरा करना है। तो वजह यही है कि चीजें काफी है, 1 by 1 कर लें। मैं कुछ सवाल छोड़े हुए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चला रहा हूं, तो थोड़ा हाजमे के साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ये सब काम करेंगे, ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के ऊपर आएंगे, फिर आपका सवाल मैं ले लूंगा, ओके। बेटा अगर एसिड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस का मतलब डिस्पोजल होता है, तो सिंपल डिस्पोजल की एंट्री करना और नए को ऐड कर देना। और अगर एक्सचेंज किया है तो उसकी भी ट्रांजैक्शन सिखाई हुई है, ये और चीज है, ठीक है। एसिड रिप्लेस का मतलब ये है पुराने को उड़ा दिया, पूरे एसिड को, और नए को ले आए। अब आप कह रहे हैं एसिड के पार्ट को रिप्लेस करना है, तो वो मैंने अभी आपको पढ़ाना है यार। मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं वो पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं बात समझ आ रही तो क्लास के बाद आके मुझसे पूछ लेना, अब सब बच्चों का फिर टाइम वेस्ट होगा। चलें पूरा सुना दें, सुनाएं जी। आज हमने फिर उसके बाद दूसरा नया एसिड इंस्टॉल करना है। जब हम आज उस एसिड को रिमूव करेंगे तो उसकी जो डिसमेंटलिंग में कॉस्ट आएगी, हमने आज से 5 साल पहले उसकी जो प्रोविजन थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी। ये आपके स्कोप से बाहर है जी। चलें आगे। अच्छा जी,
आगे भी देख लें यार इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट हो गया जी। अच्छा ये भी पढ़ ही लें अब। रिकॉर्डिंग कॉस्ट की कब रोक देनी है, एसेट की कॉस्ट में चीजों को ऐड करना कब रोक देना है। कहता है जब आइटम इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर। जब ये इस जगह पहुंच जाए जहां हम चाहते थे तो क्या कर दो, कॉस्ट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में यानी कि एसेट में ऐड करना रोक दो, सीज कर दो। कब, जब वो उस जगह पहुंच जाए जहां हम चाहते थे, यानी कि जब रेडी टू यूज हो जाए। इस सारे जुमले का मतलब क्या है, व्हेन से लेकर ये सीज कब करना है, इसको सीज करना है। पहले इधर अंडरलाइन मतलब की बात कर लेना। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम सीजेस, कब रोक दो, एसेट की कॉस्ट में चीजों को ऐड करना कब रोक दो, जब आइटम, ये सारे जुमले का ग्रीन, सारे जुमले का जो मैंने ब्रैकेट में लिया इसका मतलब क्या है, जब एसेट रेडी टू यूज हो जाए। मैं यहां पे इजी वाला लिख देता हूं, रेडी टू यूज। अब कॉस्ट रुक गई, अब एसेट चल पड़ा। उसके बाद की सारी बहस हैं जो हम अभी छेड़ रहे हैं वो आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, ये अभी आगे है, इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपकी रिपेयर मेंटेनेंस भी है, डे टू डे इंप्रूवमेंट आ जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट आ जाए, या मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग आ जाए। तो ये पूरी एक डिस्कशन है अलग से, तो वन बाय वन छेड़ सकते हैं वरना चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो फिलहाल मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि एसेट को जब पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं तो इनिशियली उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्ट में क्या कुछ आता है क्या नहीं आता, और किस दिन कॉस्ट में कॉस्ट को ऐड करना, चीजों को ऐड करना रोक देना है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ी सी बात यहां पर रहती है वो पढ़ी लें, ये थोड़ी सी बात। इसलिए वो कह रहे हैं देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग। शायद आप इसकी बात, शायद आप इस तरफ भी जा रहे हो। बहरहाल ये भाई साहब सवाल कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कहता है, अगर आपने एसिड को रेडी कर लिया, अब वो चल पड़ा, अब एक हमारा प्लांट है वो चल रहा है, ठीक है, उस प्लांट को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, फ्यूल लग रहा है, क्या करें, फ्यूल को क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, नहीं बेटा उसके बगैर तो एसिड चल ही नहीं सकता। मोटरसाइकिल आज ली 5 साल बाद 5 लाख की होगी, पेट्रोल ही बड़ा महंगा है, क्योंकि हम पेट्रोल जा रहे हैं और उसको एसिड कॉस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। कैसा करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एसिड यूजिंग द एसिड, ये एसिड कॉस्ट में डालनी नहीं है। और अगली चीज क्या लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ रीडिप्लॉइंग। रीडिप्लॉइंग का मतलब कोई मुझे बताए, कोई बता दे, गलत बता दे, खैर दोबारा से लगाना। यानी मिसाल के तौर पे मेरा ये प्लांट इस कमरे में लगा हुआ था, मैंने इसको यहां से उतारा और दूसरे कमरे में लगाया, तो स्टैंडर्ड कहता है ये एसिड का कोई कसूर नहीं, चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था, ना इससे कोई आपकी लाइफ वगैरह में इजाफा हो रहा है, कुछ ऐसी बात तो होनी नहीं। रीडिप्लॉय करना, अगर आपने एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पर रख कर चलाया है तो ये रीडिप्लॉइंग की भी तो कॉस्ट आएगी, उसको भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। तो देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट आइटम। फॉर एग्जांपल, अब आगे फिर एग्जांपल्स आगे, फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। ये कॉस्ट जो है वो ये भी उसने एग्जांपल के तौर पर बता दी, कैरिंग अमाउंट में शामिल नहीं करनी। कौन सी, cost incurred while item capable of operating in the manner has yet to be brought into use or is operated at less than। एक मिसाल देता हूं, कॉलेज वालों ने एक जनरेटर लिया नया, ठीक है, और उस जनरेटर को जब लगाने की बारी आई तो यहां पर दोनों जनरेटर, भी पुराना एक जनरेटर था, उन्होंने कहा इसको रिप्लेस करते हैं, नया ले आते हैं। अब नया ले आए लेकिन अभी पुराना चल रहा है, उन्होंने कहा चलो 6-8 महीने पड़ा रहे अभी, जब तक इसका और जूस नहीं निकल जाता, अभी उसको रख लेते हैं। अब रखने की यहां पे जगह थी नहीं, साथ वाली बिल्डिंग में जगह खाली थी, साथ वाली बिल्डिंग वालों को उन्होंने कहा आप ये हमारा जनरेटर तो रख लें। उन्होंने कहा ठीक है रख दें, कब किराया लेंगे हम, उन्होंने कहा ठीक है, कितना किराया, उन्होंने कहा जी 10,000 हर महीने का आप हमें देंगे, आपका जनरेटर हम हिफाजत से अपने पास रखेंगे, कस्टडी में, कस्टोडियन सर्विसेज, ठीक है। अब आज जनरेटर आ गया, जनरेटर इनका आया जनाब मिसाल के तौर पर 20 लाख का, ठीक है, और अगले 10 महीने तक ये साथ वाली बिल्डिंग में पड़ा रहा, तो हर महीने 10,000 किराया जाता रहा, तो 1 लाख किराया बन गया। अब आपके ज़हन में क्या आता है कि आपको तो ये जनरेटर 20 नहीं 21 लाख में पड़ा, स्टैंड कहता है नहीं, ये क्या है, ये कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट इनकर हुई है जो हालांकि जनरेटर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट था, रेडी था इस्तेमाल होने के लिए, लेकिन अभी ब्रॉट इनटू यूज नहीं हुआ, रेडी था, आपने इस्तेमाल नहीं किया। एक मिसाल बनाने की कोशिश की मैंने कि अगर इस तरह का सिचुएशन बन जाए तो ये जो किराया 1 लाख रुपए है, क्या ये एसिड कॉस्ट में ऐड करें, ऐसी छोटी छोटी बातें ना लिख लिया करो, बाद में याद नहीं रहती, ठीक है, आपने अपने अल्फाज में लिख लेना, जनरेटर साथ वाली बिल्डिंग, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना, वो सही है। डेप्रिसिएशन भी हम शुरू कर देंगे, हम तो डेप्रिसिएशन भी शुरू कर देंगे क्योंकि एसेट रेडी टू यूज हो गया, आप यूज नहीं कर रहे तो आपका कसूर है, हम तो आया पड़ा है, देखो अभी 10 महीने बाद उसको बेचने जाओ तो उतने का लेके आए, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, या एसेट अभी फुल कैपेसिटी पे नहीं चला, और फुल कैपेसिटी पे ना चलने की वजह से कुछ कॉस्ट इनकर हो रही है, जैसे अक्सर ऐसा होता है फुल कैपेसिटी पे चलने से पहले, मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग लॉसेस ने अलग किए हैं, हाँ वो अलग किए हैं, ठीक है। तो बहरहाल कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एसेट को यूज करना शुरू नहीं किया इनकर हो रही है, या यूज तो कर रहे हैं लेकिन अभी कैपेसिटी से कम पे कर रहे हैं, किसी वजह से कैपेसिटी से कम पे कर रहे हैं और कम करने की वजह से कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, तो वो कॉस्ट जो उस वक्त इनकर हो रही है जब एसेट तो पूरा का पूरा चलने के लिए तैयार था लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया या कम कैपेसिटी पे यूज करें, तो उन कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या मतलब, स्टार्ट में आपने नया प्लांट लगाया जी, वो करेला कोला वाला, ठीक है,
काला कोला नहीं कह रहा, करेला कोला, ठीक है। अभी करेला कोला के फवायद लोगों को पता नहीं है। अभी हमने जो प्लांट लगाया है उसमें खर्चे ज्यादा हैं। देखो ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है ना, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तब कहीं जाके वो फिक्स कॉस्ट उसकी मीट होंगी और फिर हम प्रॉफिट्स में जा रहे होंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तो चलो साथ साथ हो रही होती है। अब अगर आपने एक प्लांट लगाया, अभी उसकी डिमांड इतनी बिल्डअप नहीं हुई जो उसने आउटपुट देनी है, तो इनिशियली आपको कुछ ऑपरेशंस की वजह से लॉसेज आते हैं। ऑपरेटिंग लॉस किसे कहते हैं? सेल्स 100 रुपए की, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल लेट्स से 70 रुपए की। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे अभी है वो लेट्स से 60 रुपए के, 70 रुपए के, 80 रुपए के। अब ये क्या है? ये लॉस है। अब कहने वाले सैनो ने क्या कहा कि जी ये तो एसिड की वजह से ही है। अभी एसिड जो है उसकी डिमांड ही पूरी नहीं। स्टैंडर्ड ने कहा मेहरबानी करो, स्टैंडर्ड तो तैयार, एसिड तो तैयार है, बस अभी उसकी डिमांड बिल्डअप नहीं हुई, तो इनिशियली ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे हैं और ऑपरेशंस के लॉसेज को एसिड की कॉस्ट में नहीं डालते, ऑपरेशंस के लॉसेज को पीएनएल के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे इनकम ले, एक्सपेंसेस ले और पीएनएल के अंदर लॉस आ गया, ये भी एक लॉस है। और दूसरी तरफ ये भी डेबिट होता है ना, एक्सपेंस लॉस, ये एक्सपेंस, ठीक है। दूसरी तरफ वही कॉस्ट है जिसको आपने कैपिटलाइज करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेप्रिशिएट करके एक्सपेंस आउट करना। तो कहता है इसको उधर लेके जाओ, ऑपरेटिंग लॉस को पीएनएल के अंदर रखते हैं, ठीक है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज कब? वाइल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स आउटपुट बिल्ड्स अप। बात समझ आई? और कॉस्ट ऑफ, ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग एन एंटिटीज। वही वाली बात, अगर आपने इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में मूव करना है तो जो आपने रिमूव करके फिर इंस्टॉल करके जो कॉस्ट इनकर की, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी, इसका फिर एक्सपेंस ही है आपका अपना डिसीजन था। आप इसका एक्सपेंस बुक करो पीएनएल के अंदर, आपने ये छेड़खानी की। बैठे रहते एसेट का क्या कसूर है? एसेट वहां पे कह रहा था कि मैं नहीं चल सकता यहाँ पे, ठीक है ना। इनिशियली तो आपने इंस्टॉल करने की कॉस्ट डाल दी, लेकिन री लफ्ज क्या है? रीलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, रीडिप्लॉइंग, तो ये री आता है ना, ठीक है। रीपेंट बचपन में सीखा होगा, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, पहली बार आपने पेंट किया, एसिड कॉस्ट में ऐड करवाते थे बचपन में, आपको साथ उम्मीद है इंट्रो के अंदर। पेंट पहले नई बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर मटेरियल, लेबर, फिनिशिंग तक सारी कॉस्ट जो है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होती है। इवन पेंट वाले को जो पैसे दिए वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। अब बिल्डिंग एक बार बन गई, अब अगले साल बिल्डिंग को फिर पेंट करना पड़ा। अब ये पेंट नहीं है, रीपेंट। रीपेंट है तो एक्सपेंस, ठीक है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, इससे कोई लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वगैरह नहीं बढ़ रही होती। ये रिपेयर मेंटेनेंस की तरह से पेंटिंग वगैरह ये मेंटेनेंस चलती रहती है, ठीक है, सही है। ये एग्जांपल की थी, ये तो आसान सी थी, इसमें तो कोई मसला नहीं आया होगा। ये इंशाल्लाह देखते हैं कब करना है। कभी कभी तो मैं ये आखिरी क्लास में जाके करा रहा होता हूँ, कभी पहले भी हो सकता है, देख लेंगे। ये इंशाल्लाह मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि, नहीं आज नहीं, ये फिर आज बदहजमी हो जाएगी। आज हमने सिर्फ इसको हजम करना है, ये डेफिनेशन और मेथड्स। इसके अंदर कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, इसमें एक पॉइंट था, कल ऑनलाइन की मीटिंग थी ना, ऑनलाइन वाले बच्चों ने मुझे कहा था सवाल रिपीट किया करें। डेप्रिसिएशन वाला सफा पढ़ने के लिए मैंने आपको दिया था, मेथड्स से ऊपर तक। अच्छा, ये मेथड्स की जो डिस्कशन है ना, ये वाली, यहाँ पे ये जो मैंने ये किया हुआ है, इसकी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। पूरे FAR 1 में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने रेट यूज करवाया हो, लेकिन चूंकि आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह उसको इन लाइन कर लूंगा। हम 2-3 लाइनों में एक रूल बना लेंगे कि कब हमने रेट सादे वाला लगाना है, कब ये वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे ऊपर मैंने इसलिए रखा था यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई मसला नहीं आया आप लोगों को, यहाँ तक कोई मसला नहीं आया। पहले तो मैं यहाँ तक बताएं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। जल्दी करें यार, बहुत टाइम आजकल, इस दफा आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। यहाँ तक कोई मसला, ये पहले यहाँ तक, ये एक बात और फिर कर ही लें ताकि तरतीब पूरी हो जाए, ठीक है। चलो, एक चीज होती है इनिशियल रिकग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ये जो थ्योरी होती है ना, अब आई के पता क्या करेगा, आपने लगे हुए हैं जनाब, नोट भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, आई के अपने सवाल में एडजस्टमेंट देगा, डिस्कस करो, डिस्कस, कोई जनरल एंट्री नहीं, कोई नोट नहीं, कोई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं, तो डिस्कशन वगैरह, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं पढ़ना इनको। फिर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे MCQs बन रहे होते हैं सवालों के अंदर, जब वो यूज होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इनिशियल रिकग्निशन मतलब क्या होता है ना, कब रिकॉर्ड करें, इतनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, तो बाद में सवाल आता है ना बेटा, जब ये डिसाइड हो कि रिकॉर्ड भी करना है कि नहीं, डिसाइड हो गया कि रिकॉर्ड करना है, तो फिर अगला सवाल पैदा होता है किस पर, वो हमने देख लिया। तो बस मैं कह रहा था जरा तरतीब पूरी कर लें, पूरी कहानी आ जाए, 1 मिनट लगना है। इनिशियल रिकग्निशन, एन आइटम ऑफ, लिखा होगा लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आसान अल्फाज में लिखूंगा ना, ठीक है। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिकग्नाइज्ड, मैं आसान अल्फाज में लिखूंगा, रिकॉर्डेड व्हेन एंड ओनली व्हेन, 2 क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं आपने, when and only when future economic benefits are probable। अगली बात अब मैं नहीं लिख रहा, पता है आपको किसके लिए, एंटिटी के लिए probable, यानी पूरा जुमला यूं बनेगा, future economic benefits are probable to flow to entity, ठीक है। तो पूरी बात क्या लिखनी है, समझ आ गई ना, उधर लिखी हुई पूरी बात जिसने पढ़नी हो, ठीक है। एंड दूसरा भी लाजमी है, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी एक चीज आपको लग रहा है कि उससे फ्यूचर के बेनिफिट्स आएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है हमें कितनी कॉस्ट की है, तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे होनी है। अच्छा, एक चीज की कॉस्ट का पता है आपको, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि फ्यूचर में इससे को फायदा आएगा ही नहीं आएगा, तो वो एसेट तो नहीं बन सकता जो फ्यूचर में फायदा दे, उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, सही है ना। तो ये दोनों क्राइटेरिया सबसे बुनियादी चीज है। रिकॉर्ड कब करें PPE को, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है जी।
अब जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए, डिसाइड हो गया हम एसेट को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यानी एसेट को डेबिट करने जा रहे हैं एसेट अकाउंट में, एसेट को डेबिट करने जा रहे हैं एसेट अकाउंट में, तो अब अगला सवाल खड़ा होता है कि मेजरमेंट क्या हो, यानी कि क्या बोला था आपने, वो अल्फाज मुझे अच्छे लगे थे, किस अमाउंट पे आपने बोला था, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। इनिशियल मेजरमेंट का उर्दू में सलीस तर्जुमा क्या है, इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, तो भाई इनिशियल मेजरमेंट जो है वो हमेशा किस पे होती है, एट कॉस्ट। और कॉस्ट की ही मैं बहस कल से कर रहा था, अब आपको वो समझाने की मुझे जरूरत नहीं। असल में ना मैं बीच वाली चीज समझा रहा था, तो अब मैं इसके ऊपर कोई तफसील नहीं कर रहा। ये आपको अब देखो जबानी चीजें याद होती है, मोटी मोटी याद आ जाए, बाकी एक दो तो कोई बात नहीं, पढ़ के समझ आ जाती है कि हाँ ये वहां लिखी हुई थी। तो जबानी जी, कॉस्ट में क्या होगा, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, रिबेट्स, डिस्काउंट वगैरह माइनस, और सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उसके अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपके ज़हन के अंदर है, इंस्टॉलेशन हो गई, टेस्ट रन हो गया, कंसल्टेंसी हो गई, ये क्या लाने के लिए क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गई, और क्या क्या नहीं आने, एडमिन सेलिंग हो गए, ऑपरेटिंग लॉसेज हो गए, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी थी आपने। ठीक है, तो आना क्या है वो तो लाजमी याद होना चाहिए। लेकिन एक तीसरी चीज कही थी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। ठीक है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आपने कॉस्ट में ऐड करनी है। तो ये मैं यूं लिख सकता हूं, कौन सा सफा था, पेज नंबर 116। तो ये सारी डिस्कशन हमने पेज 116 पे कर ली। ठीक है, अब ये बात सिर्फ करने के बाद ना उससे अगली कहानी मैंने अभी नहीं बताई, वो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप इसी में आगे लिखते जाएंगे। ठीक है ना, ताकि ये आपको हजम हो जाए। इसके बाद मैंने आपसे बात करनी है, मे भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की पहले कर दूं, जो बात चल रही थी यहां से। ठीक है, उसके अंदर काफी बच्चों के सवालों के जवाब हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, सब्सिक्वेंटली एक्सपेंस करें तो सब्सिक्वेंटली खर्चा करें तो कब एक्सपेंस में जाना है, वो रिपेयर मेंटेनेंस हो तो एक्सपेंस में जाता है, वो अपग्रेड करे तो एसेट बनता है, वो रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है अगर बाद में कोई खर्चा हो जाए तो। और एक और चीज भी है, वो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसे कहते हैं बैलेंस शीट डेट पर क्या करना है। तो वो अभी ना मैं आपको कॉस्ट मॉडल पढ़ा रहा हूं, जब मैं रिवैल्यूएशन करवा लूंगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये दो मॉडल्स अवेलेबल है, कुछ दिन बता दूंगा शायद। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑप्शन है, आप कॉस्ट पे ही रखो या रिवैल्यूएशन में लिखो। तो ये सारी कहानी वन बाय वन। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ आपके साथ क्या की बात कि कब रिकॉर्ड करना है और किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड पे क्या करना है ये रहता है, और अगर एसेट चल पड़ा है और बाद में कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंस हो रहे हैं तो क्या करना है, ये भी अभी रहता है। ठीक है, सही है। अब इसको जरा पूरा पढ़ लें यहां से। ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दी, याद है एसेट पीपी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये सारी बात, क्योंकि ये मैंने आपको कल भी कहा था कि यहां से इसलिए नजर नहीं आ रही कि यहां पे पड़ी थी। ये देखो, ये हाईलाइट हुआ पड़ा है। ठीक है ना, फिर कुछ डेफिनेशन थी, बहरहाल चले आगे आए जी। उसके बाद ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, रिकग्निशन, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ it is probable that future benefits associated with item will flow to entity and cost of item can be measured reliably. Done? Next, initial measurement और measurement at recognition। पहली दफा किस पर measure करें, किस amount पर record करें। An item of PP that qualifies for recognition, यानी पहली बात तो ये कि वो qualify कर गया, उसे record करें as an asset shall be measured at its cost. Cost is the amount of cash or cash equivalents. कैश या कैश से मिलती जुलती चीज, यानी आपने कैश नहीं दिया, आपने चेक दे दिया, आपने चेक नहीं दिया, आपने मिसाल के प्राइस बॉन्ड दे दिए, ऑलमोस्ट कैश ही होता है ना, कैश एंड कैश। तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड। एंड ये बड़ी अहम बात है, लेकिन पहले आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी कहां पे ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है ना, कहां से निकाली हमने, असल डेफिनेशन निकाली थी। एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन टू एक्वायर एसेट। ये वो जो हमने एक्सचेंज के सिनेरियोस पढ़े थे, इसमें मैंने कहा था अगर पुराने की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो क्या करना, उसको लेकर प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव। यहां से असल में वो रूल निकला था कि आपने नए एसेट की कॉस्ट क्या ली थी, मैंने कहा जी कैश पेड और फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन क्या थी, ओल्ड एसेट तो गिवन था। तो ये यहां से निकला हुआ रूल है। ठीक है ना, सही है। तो कॉस्ट है कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट जो आप पे करते हैं, या कोई एसेट अगर देते हैं अदर देन कैश कोई चीज देते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू, ये कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर हमने सारी बहस कर ली है, तो इनको आपने वक्तन फवक्तन पढ़ते रहना है। ठीक है, ये मैंने पेंडिंग किया है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पेंडिंग किया है, और आप यहाँ पे जंप करा लाए हूँ। बोर तो नहीं हुए, थेरी बोर करने वाली है नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी भी आप लोगों को मुझे अड़ंगियां दे के जंजीरें डाल के रोकना पड़ रहा है कि जहां पढ़ा रहा हूं वहीं पे रहो, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारी चीजें आएंगी। जी नहीं, कितना आपका इंटरेस्ट है इस वक्त। ये जी असल में कल ऑनलाइन की मीटिंग में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने सवाल किया था, तो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सवाल करें और फिजिकल वाले ना करें तो मुझे पता लग जाता है कि आपने नहीं पढ़ा। खैर चलें, डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक एलोकेशन है, डेप्रिसिएबल अमाउंट कहते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को। रेजिडुअल वैल्यू क्या है बताया था, फिर भी ये एग्जांपल देख लेते हैं। बड़ी सादा अल्फाज के अंदर एक बात समझाई थी कल मैंने ऑनलाइन मीटिंग में, ऐसे ही समझाई, मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा आज हमने ये एसी खरीदा 1 लाख रुपए का। ठीक है, 5 साल बाद हमने इसको सोचा है कि उतार देंगे, तो यूजफुल लाइफ क्या है 5 साल। हालांकि ये हायर वाले कह रहे हैं ये 10 साल चलेगा, ये हमारी बला से। 8 साल चलेगा, हमारी बला से। 7 साल चलेगा, हमारी बला से। भाई
हमने क्या नियत की है? तो ये तो पहले दिन बताया था कि अगर इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों की हो तो हमारी रेलेवेंट क्या होती है? अच्छा, अब यूजफुल लाइफ है इसकी 5 साल, यानी कि हमारी नियत है इसको 5 साल इस्तेमाल करना है, तो 5 साल के बाद हम इसको बेच देंगे, उतार के बेच देंगे। अब आज खड़े होकर ये अंदाजा लगाना है कि 5 साल पुराना ये वाला हायर अगर 5 साल पुराना हो जाए तो कितने पैसे देगा। अब इसके अंदर ना एक टेक्निकल जो है ना बात है, मैंने पहले दिन बताई थी जब मैंने ये रेफरेंस बताई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल ऑनलाइन वाले बच्चों ने एग्जांपल आपने की थी, कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, करनी चाहिए थी। कितने बच्चों ने की थी? समझ आई थी? चलो बाकियों ने नहीं की तो मैं आपको कराता हूँ। बात क्या हो रही थी? लाख रुपए का एसी लिया है, 5 साल बाद इसको उतार देना है। अब आज खड़े होकर हमने क्या करना है? हमने कबाड़िए के पास, मैं मिसाल के तौर पर कबाड़िए के पास जाना है और कबाड़िए कहना है भाई आपके पास कोई ये वाला मॉडल हायर का, मिसाल के तौर पे ये मॉडल नंबर ABC ये आपके पास हायर का पड़ा है, कोई 5 साल पुराना? मैं कहा हाँ पड़ा है। कितने का बेचोगे? 15,000 का। आपने इसको रेजिडुअल वैल्यू कहना है, आपने इसको, बात समझे, बड़े आसान बात समझाई बात। क्या AC लाख का लिया है, ये आज नया है, इसके साथ का AC आज अगर 5 साल पुराना मार्केट में देखने जाए तो कितने का मिलेगा? 15,000 का। तो ये इस एसेट की क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। अब 2 ऑप्शन और भी आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये, 5 साल बाद इस मॉडल 5 साल पुराना जो होगा, 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी, लेट्स से वो 25,000 होगी, तो क्या 25,000 मेरे लिए रेजिडुअल वैल्यू होगी? नहीं बेटा, वो तो 5 साल बाद इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट लिए हो गया, यानी कि अगर उस दिन खड़ी हुई वैल्यू हो तो उसको तो वैसे ही आज लेकर आकर ऐड कर सकते हैं ना, वो तो आज की वैल्यू ही नहीं है। ये बात समझे हो? बाकी 5 साल बाद नए एसेट की तो बात ही छोड़ दो ना, वो तो रेजिडुअल वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल सादा अलफाज के अंदर मैंने आपको रेजिडुअल वैल्यू समझाई कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है। कबाड़ी आपके ज़हन में होना चाहिए, नया एसी आपके ज़हन में होना चाहिए। नया एसी आप लेके आए हैं और कबाड़ी के पास जाकर क्या कहा है? भाई इस मॉडल का 5 साल पुराना एसी को तुम्हारे पास पड़ा है, कितने का दोगे? तो क्या रेजिडुअल वैल्यू बनी? आज हमने जो एसी लिया है, अगर आज इस जैसा 5 साल पुराना एसी खरीदने जाएं तो कितने का मिलेगा? तो वो 15,000 क्या है हमारी रेजिडुअल वैल्यू। अब पढ़ें ये 15 मैंने लिखा था ना। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है, ये भी हटा देता हूं, दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट। वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम, इस जुमले को भी नहीं पढ़ना, वुड ये को पढ़ना है। वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ। इस जुमले का मतलब क्या है? 5 साल पुराना एसेट आज बेचें तो इस जैसा 5 साल पुराना एसेट आज बेचें तो जो पैसे मिलेंगे वो है रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। ये बीच में पता ही आपको बेचने की कॉस्ट, अगर डिस्पोजल कॉस्ट आज मैंने पहले बता दिया था, उसको आपने डिडक्ट करना होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। अगर सवाल में आ जाएगा तो आपने क्या करना होता है? उसको नेट ही कर दो, इसको छोड़ो, आसान कर ली बात को। तो क्या बन गया जी? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसेट, वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है, सही है। तो आज आज अपने एसी जैसा 5 साल पुराना एसी बेचें तो कितने का बिकेगा? कितने का बिकेगा जी? 15,000। तो यही 15,000 क्या है? ठीक है जी बेटा, आगे लिखा हुआ है इफ रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स और ग्रेटर देन कॉस्ट देन नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। हो सकती है, अगर हो जाए तो फिर डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, यानी जितने में आपको पड़ा है उससे महंगा एसेट बिकना है तो फिर कौन सी कॉस्ट? फिर तो फायदे ही फायदे। लेकिन ऐसा मैंने कभी देखा नहीं प्रैक्टिकली क्वेश्चन में, 12 स्टैंडर्ड में इसने लिखा हुआ है, ठीक है जी, सही है। सवाल किसका था यार? हाथ खड़ा कर दे, नजर नहीं आ रहा क्योंकि सवाल इधर से आते हैं ना, अदर से, मैं उधर देख रहा था। अच्छा जी, सवाल करने वाला एक ब्लेसिंग है। हाँ, कभी कभी सवाल वाले को मैं रोक देता हूं, वो मेरी तरफ से ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर उसको सारी बातें बताने लग जाऊं तो फिर आप बाहर निकल के सारे गिन रहे होंगे दिन में जी। इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़े, वो बेटा कॉस्ट मॉडल में तो हमने कभी नहीं छेड़ना। अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा, इवन तो कल शुरू करनी है ना इंशाल्लाह, जो कॉस्ट मॉडल हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमारा 20 साल पुराना एसेट भी कॉस्ट पे पड़ा होगा। आज से 20 साल पहले मैंने एक एसेट खरीदा था 50,000 का, आज हो सकता है वो 50 लाख का हो गया हो, पर मेरी किताबों में 50,000 लेस डेप्रिसिएशन पे आ रहा होगा। यही कॉस्ट मॉडल है। इसी में लोगों का इतराज है, जिस वजह से कल हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ना है, उसमें हम फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं तो महंगाई का असर पूरा हो जाता है फिर जी। तो एस्टिमेट लगाएंगे, फिर एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, तो उसकी रेजुअल वैल्यू गिवन ही नहीं होगी। अच्छा जी जी, ये क्वेश्चन भी रिपीट नहीं कर रहा यार मैं जी। बेटा बोलें, छेड़ दो मैनू। आपने एक एसेट आज लीज पे लिया, प्लांट लीज कराया, मैं लीज की मिसाल ले रहा हूं वैसे, चले आप एक प्लांट खरीद कर लाए, ठीक है जी, और आपने उसे शॉपर बनाने थे, शॉपिंग बैग, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स, और जिस दिन आपने उसको इंस्टॉल कर लिया उसके 2 दिन बाद लॉ पास हो गया कि शॉपरों पे पाबंदी है। अब आपके एसेट का कोई फ्यूचर में यूज नजर नहीं आ रहा, तो आइए 36 में जाके इसकी इंपेयरमेंट देखेंगे, कुछ बिक गया 2-4 रुपए का तो उस पर ले आएंगे या उस पर बेच देंगे, इस्तेमाल तो अब नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स देखेंगे प्रैक्टिकली जब आएंगी तो जी, सही है। कुछ गुजारा हुआ पाबंदी, शॉपरों की पाबंदी से, ठीक है।
अच्छा जी, जरा पढ़ें। एबीसी एंटरप्राइजेस सोचता कुछ हूं और करता कुछ हूं, आके मुझे भी समझ नहीं आ रही। सोचा तो मैंने ये था कि वो पास पेपर 4 भी हो जाएगा और चेन एस्टिमेट भी हो जाएगा और आज बुक वैल्यू पैसेट अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे। नहीं, मैंने कराना है ना, आपने किया है? नहीं, नोट अभी बहुत दूर, हुनूस दिल्ली दूर। रिवैल्यूएशन में 4-5 दिन टिका के लगेंगे आप लोगों के। जब आप नींद गहरी से उठकर भी एंट्रियां पर बोलना शुरू कर देंगे ना, तब मैं आगे जाऊंगा, उसको ऐसे नहीं छोड़कर। अच्छा, एबीसी एंटरप्राइजेस बॉट अ मशीन फॉर 7 लाख इन अर्ली 21, ठीक है। ऑल्दो मशीन कैन बी यूज्ड फॉर 7 years, बट अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है? यूजफुल लाइफ बतानी है और रेजुअल वैल्यू। अच्छा जी, 7 साल इस्तेमाल तो हो सकती है, लेकिन एबीसी एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर, तो हमारे लिए कौन सी रेलेवेंट है फिर? डन हो गया। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। अच्छा, अब ये तो होगी यूजफुल लाइफ। एबीसी एस्टिमेटेड दैट मशीन कैन बी डिस्पोज फॉर 620 एट करंट प्राइसेस। यही मशीन आज बेचने दो। ये ऐसे ही है बेटा, जैसे मैंने कल वो मिसाल दे रहा था बच्चे को उसमें जूम मीटिंग में, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा जूम मीटिंग में कोई सवाल नहीं आए तो आपको मिल जाता है। बाकी सवाल इसलिए वहां पे नए नहीं होते कि आप लोग माशाल्लाह काफी सवाल कर देते हैं। बस कोशिश किया करें मुझे थोड़ा सा ऐसे याद करा दिया करें, मैं सवाल रिपीट कर दिया क्योंकि बहुत डिमांड है उधर से। करता नहीं हूँ पिछले 3-4 सेशन से मैं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस जज्बात के अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आती, ठीक है ना, पढ़ाता जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन वालों। अच्छा जी, ये ऐसे ही है जैसे आपने आज जाकर नया आईफोन कितने का आ रहा है आजकल? 6.5 लाख का ना, चलो थोड़ा सा 7 लाख का कर रहे हैं, ठीक है, नॉन पीटीए। चलो 7 लाख का आप नया डब्बा बंद आईफोन लेकर आए, घर आके आपने डिब्बा खोला, आपको पसंद नहीं आया उसकी शक्ल, मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद आई, आपने उसको कहा और वापस दुकान पे ले गए। अगर आप उसको वापस दुकान पे ले गए तो वही आपका आज ही शायद 620 का हो गया, डब्बा खुल गया है जी। तो खैर चलें, छोड़े। बहरहाल ये तो बिल्कुल भी नहीं आपने लेनी की, ये जो करंट प्राइसेस के ऊपर अगर आप मशीन को बेचें तो आज यानी मशीन को बेचें तो एक तरह की फेयर वैल्यू टाइप चीज होती है, ठीक है ना। अर्ली 21 में लेकर आए ना, ठीक है, एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर इसको आज बेचें तो इतने का बिक जाएगा। फिर कहता है एंड फॉर 680 एट प्राइसेस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ, और अगर आप इसको यानी कि नए ऐसे करंट प्राइसेस एक्सपेक्टेड इन 2,25,000 680 का बेचेंगे, भाई उस वक्त 680 का बिकेगा तो नया होगा ना इसका। फर्दर अब यहाँ पे आओ, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ इसको इधर कर देना ऐसे, ठीक है ना, ये वाली रेजुअल वैल्यू, ठीक है। फर्दर अ 5 year old सिमिलर मशीन कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर अ 5 year old सिमिलर मशीन करंट प्राइसेस पर 1.5 लाख की बिकेगी, ये है हमारी रेजिडुअल वैल्यू। एंड फॉर 330 एट द प्राइस एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ, नहीं उस वाली नहीं देनी, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ 5 साल है और रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। बस ये आखिरी बात पढ़ लो, उसके बाद फिर बाकी सारा आप नहीं पढ़ना है, पढ़ के तो आप आए होंगे डेप्थ मेथड से ऊपर, लेकिन ठीक है ना, वो आखिरी बात वैसे तो आगे यूज होनी है सवालों के अंदर प्रैक्टिकली, लेकिन कितने बच्चों ने ये वाला पॉइंट बी पढ़ा था? पॉइंट बी की समझ आ गई थी? मजाक करते हो मेरे साथ। डेप्रिसिएशन, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला, ये भी पेंडिंग है क्योंकि ये भी सवालों में अभी रेलेवेंट हुआ नहीं। ये इसके तकरीबन 2 पास पेपर हमने करने हैं, ठीक है, तो जाहिर है यूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज की बॉडी है, उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है। अब इस हर एक आइटम की लाइफ कॉस्ट अलग अलग है। जैसे बॉडी हो सकता है 20 साल चले, इंजन हो सकता है 5 साल चले, सीटें हो सकता है 10 साल चले, वायरिंग हो सकता है 15 साल चले। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर वो आइटम किसी भी एसेट का जिसकी कॉस्ट हो सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट, अच्छी खासी कॉस्ट हो, यानी मिसाल के तौर पे 100 रुपए का अगर जहाज है तो उसकी बॉडी जो है वो जहाज उसकी बॉडी 40 की है, इंजन 30 का है और उसकी जो है सीटें हैं वो 50, बात नहीं क्या कम 30 ही कर दें, 15 की हैं और बाकी कितना बच गया 20। चलो अब ये सिग्निफिकेंट कॉस्ट हैं और अलग अलग इनकी लाइफ्स हैं, तो इनको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे, ये करना सीखेंगे। एग्जांपल में करवाऊंगा, पहली दफा एक होमवर्क दूंगा, फिर अगले दिन इसको डिस्कस करूंगा, एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल। ये तो आपको भी पता है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है जी। अगली बात जो है ना वो आपको समझानी थी, इसके लिए एक एग्जाम्पल सुने। कॉलेज वालों ने कहा कि ऊपर हम ईंटों वाली पक्की कैंटीन बनाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज कंस्ट्रक्टेड कैंटीन, जब सेशन ऑफ हुआ ना जी, ठीक है, तो 2 महीने के लिए सिर्फ पीआरसी वाले थे, आप थे नहीं, तो इस कैंपस के ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया, कॉलेज कंस्ट्रक्टेड कैंटीन इन, और 2 महीनों में उन्होंने कैंटीन बना दी, ठीक है, ये एग्जांपल है। अच्छा, अब ये बिल्कुल FY2 मैंने ऐसी एग्जांपल दी थी, वहां पर ज्यादा यूज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट आजकल, लेकिन ICAP यहाँ पे भी यूज कर सकता है, 1-2 बार शायद किया भी है। कॉलेज कंस्ट्रक्टेड कैंटीन इन 2 months, जनरेटर वॉज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन। मिसाल के तौर पे बिजली नहीं थी नहीं, 2 महीनों बिजली नहीं थी, मीटर कट गया था, बिजली थी नहीं तो बिल नहीं पे किया था, तो जनरेटर जो है वो पूरे 2 महीने चलता रहा और 2 महीने इसने यूज होकर बिल्डिंग बना दी कैंटीन की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जनरेटर है 5,000 और लाइफ ऑफ जनरेटर है 4 साल कर लो। अब
बचपन से आज तक आपने जनरेटर की ये डेप्रिसिएशन मैंने रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ जनरेटर। ठीक है, अब मैंने साल सूल को नहीं लिखे, ठीक है ना, ये जिस साल की बात हो रही है इसी जिसमें काम हो उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। आज तक आपने जो एंट्री सीखी वो क्या सीखी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और आपने कहा कि जी 5000 रेजल वैल्यू कोई नहीं है, हो भी सकती थी लेकिन फिलहाल कोई नहीं, 5000 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय आंसर इज, नहीं बेटा एक मिनट पूरी पहले मैंने कहीं लिखा है जो मैंने, अच्छा आपको पहले ही पता है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले ही पता है। चलो फिलहाल तो ये बताओ डेप्रिसिएशन साल की कितनी बनती है, 1250। ये एंट्री आपकी आज तक आपने सीखी हुई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तब है जब जनरेटर सिर्फ कॉलेज के काम आया हो, क्लासेस के काम आया हो, तो इनका ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है। बस एक मिनट ये बात पूरी कर लूं, पार्ट 2 भाई कहना शुरू करें, ठीक है। तो जनरेटर सिर्फ कॉलेज के पर्पस के लिए, सारा जो बिजनेस पर्पस है उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस वजह से ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन पीएनएल के अंदर इनके जा नहीं सकती। 2 महीने तो ये इस्तेमाल हुआ है उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, तो ये 2 महीनों की डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की कॉस्ट ऐड की है। ऐसे आगे 23 आगे हम पढ़ेंगे बोरिंग कॉस्ट, लोन लेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको इंटरेस्ट देंगे तो वो इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड कर देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो ये काम नहीं हो सकता। अक्यूमुलेशन तो 1250 ही है, जनरेटर की डेप्रिसिएशन तो 1250 ही है, लेकिन 2/12 जो है, बल्कि यूं कर लो, अब ऊपर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन कितना, 10/12 जो है ये आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डाल दो, और 2/12 जो है वो कैंटीन बिल्डिंग में डाल दो, ठीक है जी। बिल्डिंग ना लिख दो, बिल्डिंग CWIP अभी बन रही है, ठीक है। तो यही 5000/4 इंटू 2/12 जी 208, ऊपर वाला कितना है, ठीक है जी। अब वो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर वैसे डेप्रिसिएशन कहां जाती है जी, पीएनएल में, लेकिन अगर कोई एसेट किसी दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाए तो जितना अरसा वो उस एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुआ उतने अरसे की उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो उस बनने वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है। अब पढ़ें जरा, द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर for each year shall be recorded in P&L unless it is included in carrying amount of another asset. For example, if machinery is used in construction of office building, the depreciation of such machinery arising during the construction period shall be capitalized in cost of building. बात समझ आई, ठीक है। अगली एग्जांपल को ग्रीन नहीं कर रहा, इतना काफी है। Unless it is included in carrying amount of another asset, मतलब carrying amount किसे कहते हैं, उसकी कॉस्ट में, उसकी वैल्यू में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कहां जानी है, पीएनएल में, अनलेस कि वो डेप्रिसिएशन कहां शामिल है, किसी और एसेट की, क्या वो कब हो सकती है। एग्जांपल दी, कोई मशीनरी अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में इस्तेमाल होगी तो मशीनरी की उतने ऐसे की डेप्रिसिएशन जितना कंस्ट्रक्शन चलती रही है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 7 छोटी सी एग्जांपल बना दी, ओके जी। जैसे प्लेन की आपने एग्जांपल दी थी अलग-अलग पार्ट्स पे, तो सेम प्रोसेस उसमें भी होगा। नहीं वो कोई कंस्ट्रक्ट हो रहा है, प्लेन तो उड़ रहा है, तो उसके पार्ट्स तो अलग-अलग हैं, अलग-अलग लाइफ होगी सबकी। वो वैसे पढ़ना भी बाद में है, लेकिन वो अलग अलग डेप्सिएट होगा बस, फिर उसको रिप्लेस कर दिया करेंगे, वो सारी चीजें इकट्ठी हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, वो सारा कुछ रहता है ना जी। क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, एक जनरेटर की टोटल साल की डेप्रिसिएशन बनती है 1250, 2 महीने की 208 रुपए की डेप्रिसिएशन पीएनएल में ना डालोगे तो ये 2 महीने वो बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हुआ तो उसकी कॉस्ट बिल्डिंग में डाल दी, डेप्रिसिएशन डाल दी बिल्डिंग में, और बाकी 10 महीने की पीएनएल के अंदर जी कैपिटलाइज ही किया, बिल्डिंग डेबिट किया। नहीं पीपीई तो नहीं ना इन्वेंट्री, मैं तो आइए 16 पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पीपीई ही बना रहा हूँ। बड़ा एसेट छोटे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन वो छोटा एसेट हमने यूज करना हो, पीपीई बना रहे हो अपना, तब भी वही होगा, ठीक है। इन्वेंट्री तो बेटा पीपीई नहीं है ना, वो तो हम बेचने के लिए, वो तो जब प्लांट बन गया तो उसने इन्वेंट्री बनानी है, वो बेचने के लिए बना रहे हैं, वो करंट एसेट में रखते हैं जब तक बनती रहती है, और उस वक्त प्लांट बन के डेप्रिशिएट हो रहा होता है। पार्ट 2 शुरू कर लें।